हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आज उषा गोयल आपके साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में प्रमुख रूप से जो मैं आज जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में बता देना चाहती हूँ। मौर्य वंश की स्थापना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इस वंश की स्थापना के साथ ही भारत में एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत हुई थी। मौर्य वंश की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की, उसने एक कुशल शासन प्रबंध की स्थापना की। अपने जो प्रजा थी उनकी भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उनके बाद उनका पुत्र बिंदुसार जो उनका उत्तराधिकारी बना, वो उनकी तरह उतना योग्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता की जो धरोहर थी उसको सुरक्षित रखा और कुछ उसका अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। बिंदुसार का पुत्र अशोक, जो कि इतिहास में अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने इतिहास का मायना ही मेरी तरफ से मैं जो कहूँगी उन्होंने बदल दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में एक युद्ध किया, वो कलिंग का युद्ध था, और इस युद्ध के बाद जो रक्तपात उन्होंने देखा उसके बाद उन्होंने सदा सदा के लिए युद्ध की नीति को त्याग दिया था और उन्होंने शांति की नीति को अपनाया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया और उन्हीं की ये देन है कि आज बौद्ध धर्म विदेशों में भी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक नए धर्म, मैं धर्म शब्द यूज कर रही हूँ, धर्म नहीं, नए धर्म की स्थापना की थी। पाली भाषा में धर्म को धर्म कहा जाता है। इस धर्म के द्वारा उन्होंने एक बार अपनी प्रजा को ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार हम नैतिकता पर चलकर धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ये मैं अपना जो अशोका द ग्रेट के बारे में जब आपको बताऊंगी उसमें विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अब जो मेरा आज का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी जो शासन व्यवस्था, ये प्रमुख मेरा आज का विषय है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें पूर्ण रूप से कोई जानकारी नहीं है। अनेक इतिहासकार अपनी अपनी राय अलग अलग देते हैं। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये शूद्र जाति से थे, इनकी माता मोर पालने वाली थी इसलिए इनको मौर्य कहा गया। और ये कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये नंद वंश, जो धनानंद नंद थे, उनकी किसी एक पत्नी के पुत्र थे और उनको इन्होंने मान्यता नहीं दी थी। अनेक इतिहासकार अनेक बातें इनके बारे में करते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार, जो अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि इनका संबंध क्षत्रिय वंश से था, क्योंकि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये एक ही आदमी के तीन नाम हैं। उन्होंने इनको गद्दी पर बिठाया था। कौटिल्य ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे और उन्होंने नंद वंश से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया और वो अपने जो उन्होंने कसम खाई थी कि मैंने नंद वंश का नाश करना है, उसमें वो कामयाब हुए थे। तो अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि इनका जो संबंध था वो क्षत्रिय वंश से था। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कौटिल्य चंद्रगुप्त को किस प्रकार इनसे उनकी मुलाकात हुई। एक बार जब कौटिल्य नंदवंश के पास गए थे, वहाँ उन्होंने नौकरी भी की। जब उन्होंने नंदवंश के शासक धनानंद ने इनको देखा तो देखा कि ये बहुत ही कुरूप है, इनका उन्होंने अनादर किया, उनकी काफ़ी बेइज्जती की और उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने वहाँ पर ये कसम खाई थी कि मैं इस वंश का नाम और निशान मिटा दूंगा। और जब वो वापस वहाँ से आ रहे थे तो बच्चों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य राजा चोर सिपाही की जो खेल खेलते हैं बच्चे, वो खेल रहे थे। वहाँ पर इनको चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, इनकी योग्यता को परखा और वहाँ पर इन्होंने इनको वहाँ से खरीद लिया, इनको शिक्षा दीक्षा दिलवाई और अंत में इनको मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करने का पूरा इनको साथ दिया।
ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी मेरी। अब मेरा जो दूसरा थोड़ा सा जो आपके बारे में इसके बारे में बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि कौन से साधन हैं, मतलब मौर्य वंश के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। उनमें एक तो मैं मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये एक यूनानी लेखक था, सेल्यूकस ने इसको भेजा था और वो यहाँ पर 5 साल पाटलिपुत्र में रहा और उस 5 साल के दौरान इसने अनेक चीज़ें, अनेक बातें मौर्य डायनेस्टी के बारे में लिखी थी। राजा के बारे में, शासन प्रबंध के बारे में, उनके सैनिक प्रबंध के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में अनेक बातें उसमें इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने लिखी हैं। लेकिन मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसको हम इतना विश्वसनीय नहीं मानते, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात थी वो थी भाषा की प्रॉब्लम। ये विदेशी थे और यहाँ भाषा समझने में उनको थोड़ी सी मुश्किलें आई थी, इसलिए कुछ जो बातें लिखी वो थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इन इंडिका नामक पुस्तक की गहराई से जब अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत कुछ मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो सबसे बड़ा साधन है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, जो आजकल हम बहुत आप देखते भी होंगे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर रोज़ कोई ना कोई एक चाणक्य नीति के बारे में बताया जाता है। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम था अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र को सबसे बड़ा साधन माना जाता है मौर्य वंश की जानकारी के लिए। इस अर्थशास्त्र में राजा के बारे में, राजा को क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के बारे में कैसा सोचना चाहिए, मंत्रियों को किस प्रकार नियुक्ति करनी चाहिए, मंत्रियों पर कितना निर्भर रहना चाहिए, मंत्रियों का आचरण कैसा होना चाहिए, मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, सब बातें बहुत विस्तार से लिखी हैं। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा जोर जो इन्होंने दिया वो गुप्तचर व्यवस्था पर दिया था। गुप्तचर व्यवस्था यानी कि इन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि गुप्तचर होने चाहिए जो हमारे समाज में होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमें पहले से दे दें, ताकि राजा उसको होने से पहले उसका समाधान कर ले। ये दूसरा उन्होंने कहा कि गुप्तचरों में सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय हैं, मंत्रियों के पुत्र या मंत्री जो उनके जानकार, उनको नियुक्त करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था गुप्तचर व्यवस्था में स्त्रियों को भी प्रमुख रूप से स्थान देना चाहिए, वो भी इस काम में माहिर होती हैं। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें दूसरी बात इन्होंने आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। देखिए उस समय उन्होंने एक बात कौटिल्य ने कही थी कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, दयनीय होगी, वहाँ आम लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होगा तो वो विद्रोह कर सकता है, और अगर वो विद्रोह करेगा तो किसी दूसरे शत्रु राजा से जाकर मिल सकता है। इसलिए राजा का सबसे पहला कर्तव्य है अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, अगर वो साम्राज्य, एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना, स्थायी साम्राज्य की स्थापना अगर वो करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज के बारे में भी हमें बताया कि उस समय किस प्रकार का समाज था। समाज में वही 4 वर्णों का वर्णन उन्होंने किया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो कुल मिलाकर जो अर्थशास्त्र है वो उस समय के इतिहास की जानकारी का एक बहुत बड़ा साधन है। और मैं तो ये कहूँगी कि बाद में अकबर ने, या उसके बाद अगर मैं मुग़ल काल की भी बात करूं, अकबर ने या अशोक ने, अकबर ने, इन दोनों ने उनके द्वारा जो बताए गए सुझाव थे उन पर चलने की कोशिश की, यानी कि उस प्रकार का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी साधन मिलते हैं जिनमें पुराणों में भी जिक्र है मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक विशाखादत्त नामक नाटककार था, उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम के एक नाटक की रचना की थी जो कि गुप्त काल में हुआ। उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया था। इसके अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म की पुस्तकें जिनमें हमें इनके बारे में जानकारी मिलती हैं। कुछ शिलालेख भी मिले हैं और शिलालेख
बहुत अधिक मात्रा में हमें मिले हैं अशोक के। उन्होंने अपने जो भी आदेश दिए, जो भी उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया, उन सब को उन्होंने शिलालेखों पर लिखवा दिया था और स्थान स्थान पर उनको रखवा दिया गया था, ताकि प्रजा उनको पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो ये साधन थे। अब जो मेरा मेन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी और कौटिल्य से मिलने के बाद इन्होंने ये प्रण किया था कि किस प्रकार नंद वंश का नाश किया जाएगा। इसके बाद ये सिकंदर से भी इन्होंने भेंट की और 326 में जब सिकंदर भारत में आया, उत्तर पश्चिमी भागों पर आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिले और सिकंदर को ये सलाह दी थी कि वो मगध साम्राज्य पर आक्रमण करे। लेकिन चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व देखकर, उनकी बातें सुनकर सिकंदर को थोड़ा सा इस बात पर आश्चर्य हुआ था और उसने अपने सैनिकों को चंद्रगुप्त का वध करने की आज्ञा दी थी। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त को इस बात का पता चला, वो पहले ही वहाँ से निकल गए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी विजय अभियान शुरू किया। 322 में इन्होंने पंजाब को जीत लिया था। इसके बाद इन्होंने मगध को विजय किया 321 में, और उस समय मगध को, जैसा कि आपको पता है, मगध पर नंद वंश का शासन था और उसके पास एक विशाल सेना थी और भारी संख्या में सैनिक मारे गए थे। लेकिन अंत में जीत जो हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। 305 ईस्वी में इसने यूनान के शासक सेल्यूकस के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में भी काबुल, कंधार और हिरात, बलोचिस्तान का जो प्रदेश था चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। और जो वहाँ का शासक सेल्यूकस था, उसने अपना एक दूत, जो मैंने पहले बताया, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेक हाथी भेंट में भी वहाँ से प्राप्त हुए थे और इससे चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी जो ख्याति थी वो चारों तरफ फैल गई थी। इसके बाद पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त की इन्होंने। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त के आदेश पर। दक्षिण भारत पर भी इन्होंने विजय की। ऐसा ये माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत, यानी कि ये वर्णन आता है कि कर्नाटक, क्योंकि अशोक ने तो सिर्फ कलिंग की विजय की थी, लेकिन वहाँ पर कर्नाटक तक इनका शासन था। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही वहाँ पर अपनी विजय पताका फहराई थी। अब जो मेन है वो है इनका शासन प्रबंध। देखिए, जब इतना बड़ा साम्राज्य हम स्थापित कर लेते हैं तो उस शासन को किस प्रकार चलाया जाए, शासन किस प्रकार का हो। अगर शासन व्यवस्था अच्छी होगी तो चारों तरफ शांति होगी, और शांति होगी तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो उसने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि शासन प्रबंध किस प्रकार का हो। तो सबसे पहले हम इनके शासन प्रबंध को दो भागों में बांटेंगे। एक तो नागरिक प्रबंध, शासन प्रबंध, और दूसरा सैनिक प्रबंध। आज भी यही व्यवस्था होती है। तो इसमें सबसे पहले केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्रीय शासन प्रबंध, जैसे कि आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय शासन प्रबंध ही कहते हैं उसको हम। तो उस समय जो राजा था ये सबसे पावरफुल था, सारी शक्तियाँ इसके पास होती थी। किसी के साथ युद्ध कर सकता था, किसी के साथ संधि कर सकता था, किसी को मृत्यु दंड दे सकता था या उसकी मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ कर सकता था। यानी कि राजा के पास सारी शक्तियाँ होती थी। लेकिन सारी शक्तियाँ होने के बावजूद ये तानाशाह नहीं होता था, प्रजा की भलाई के लिए विशेष रूप से कार्य करता था। इसके अतिरिक्त ये अपनी सहायता के लिए इसके पास मंत्री परिषद होते थे, और मंत्री परिषद में सबसे प्रमुख स्थान प्रधानमंत्री का होता था। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही हैं, बार बार आपको बता रही हूँ। यानी कि जो प्रधानमंत्री उस समय चाणक्य थे, और प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना था, हर एक कार्य में मदद करना था। लेकिन
राजा उसकी सलाह को कितना माने या ना माने ये राजा पर निर्भर करता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता था वो पुरोहित का होता था। ये राजा को एक तरह से पुजारी होता था, धार्मिक कार्यों में राजा की सहायता करता था। सेनापति राजा का सेनापति जो सेना का नेतृत्व करता था। संधिदाता जो राजा का प्रधान कोषाध्यक्ष होता था। इसके अतिरिक्त समाहर्ता, दंडपाल, दुर्गपाल ये अनेक मंत्री थे जिनकी जो समय समय पर राजा को सलाह देते थे, अपने अपने जो विभाग थे, डिपार्टमेंट थे, अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते थे। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, कौटिल्य बार बार एक बात को कहते थे कि मंत्रियों को अगर ईमानदारी से काम करना है, अगर वो बेईमानी उनसे नहीं करवानी है, तो उनको इतनी तनख्वाह देनी चाहिए कि वो अपना गुजारा आराम से कर ले। ये सभी सरकारी जो कर्मचारी थे सब पर ये बात लागू होती थी कि उनको इतना सैलरी, उतना वेतन मिलना चाहिए जिससे वो आराम से अपना गुजर बसर कर सकें। अगर मान लीजिए उनकी तनख्वाह कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो उन खर्चों को पूरा करने के लिए बेईमानी करेंगे। तो उनको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो आराम से अपना काम सुचारू रूप से ईमानदारी से कर सकें। इसके बाद प्रांतीय प्रबंध, यानी कि केंद्र को प्रांतों में बांटा हुआ था। उस समय प्रमुख रूप से 3 प्रांत, 4 प्रांत थे। एक तो मगध का था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहाँ स्वयं राजा सब कुछ देखता था। दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रांत गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैन थी। और चौथा दक्षिणी प्रांत जिसकी राजधानी श्रवणगिरी थी। अशोक ने कलिंग को जीता था। ये 5वां प्रांत अशोक ने कलिंग को बना लिया था। तो इसकी राजधानी तौसाली, कलिंग की राजधानी तौसाली को बनाया गया था। तो प्रांत के मुखिया को कुमार कहा जाता था। जैसे आजकल गवर्नर होता है, उस समय कुमार कहा जाता था। और ये कुमार जो था प्राय राज परिवार से ही संबंधित होता था, उसका संबंध होता था, उसकी नियुक्ति की जाती थी। इसके अतिरिक्त जो कुमार का कार्य था, उसका प्रमुख कार्य है प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, वहाँ आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, ये सब कार्य कुमार को करने होते थे। और कुमार की सहायता के लिए भी अनेक मंत्री होते थे। इसके अतिरिक्त जिला प्रबंध, उसने अपने प्रांतों को जिलों में बांटा हुआ था। और उस समय प्रादेशिक या जनपद जिला को कहा जाता था। जिला का जो मुखिया होता था उसको प्रादेशिक कहा जाता था। और इसका काम भी जो जिले में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। नगरों का प्रबंध, यानी कि उस समय जो नगर थे उनका भी बड़ा अच्छा प्रबंध किया हुआ था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये विशेष रूप से जो बड़े बड़े नगर थे उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और देखिए उस समय नगरों के अध्यक्ष को नगर अध्यक्ष कहा जाता था। और देखिए एक बात मैं यहाँ और आपको बताऊं, उस समय जैसे आजकल अपने बड़े बड़े नगरों में एमसीडी, नगर पालिका या नगर निगम होता है, उस समय भी उन्होंने 6 विभाग बनाए हुए थे, यानी कि 6 समितियाँ थी और प्रत्येक में 5 व्यक्ति होते थे। 6 समितियाँ थी और उनमें प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति होते थे। अलग अलग समितियाँ थी, जैसे एक शिल्पकला समिति, यानी कि जो सारे शिल्पकार थे उनकी रक्षा के लिए काम करते थे। दूसरी विदेश समिति, यानी कि जो विदेशों से आते थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ ठहरे हुए हैं, अगर मान लीजिए उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो ये काम इस समिति का होता था कि उसके देश में उसके परिवार को इस चीज़ की सूचना दें। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखें कि उस समय इस तरह की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा काम था। इसके अतिरिक्त जनगणना समिति, यानी कि इस समिति का काम किसका जन्म हुआ, मृत्यु हुई, सबका जन्म मृत्यु का पूरा ब्यौरा ये जनगणना समिति अपने पास रखती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार समिति, यानी कि जो व्यापारी थे उनके हितों की रक्षा के लिए ये समिति कमेटी बनाई गई थी। उद्योग समिति, यानी कि जो उद्योग धंधे करने वाले थे उनके लिए एक समिति बनाई। स्थानीय प्रबंध,
स्थानीय प्रबंध में गांव का प्रबंध। गांव में मुख्य रूप से 2 अधिकारी होते थे। उनको एक को बोप कहा जाता था, जिसका मुख्य कार्य भूमि और कृषि से संबंधित सारे रिकॉर्ड अपने पास रखता था, और दूसरा जो स्थानिक होता था, इसका काम कर इकट्ठा करके राजा के पास उसके कोष में भेजना होता था। और इसकी इन दोनों अधिकारियों की सहायता के लिए गांव में पंचायत होती थी, और ये पंचायत गांव के प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा चुनी जाती थी। अब है वित्तीय प्रबंध। किसी भी देश की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार के टैक्स हैं, किस प्रकार लोगों पर कर लगाए जाते हैं, ये सब बातें वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। तो उस समय सबसे बड़ा जो आय का साधन था वो था भू राजस्व, यानी कि लैंड रेवेन्यू। देखिए, आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भी अधिक जो इनकम हमें होती है वो भू राजस्व से ही होती है। तो उस समय 2 प्रकार की खेती थी। एक तो सीधी जो सरकार के अधीन थी, यानी कि जो पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन थी, उसको सीता कहा जाता था। दूसरी जो भूमि होती थी उसको, जिस पर कृषक खुद किसान अपनी खेती बाड़ी करते थे, दूसरी भूमि वो होती थी, और उस भूमि को भाग कहा जाता था। और उस समय ये माना जाता है जो टैक्स की रेशो थी वो 1/6, यानी कि जो उपज होती थी उसका छठा, और कहीं कहीं पर 1/4 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। यानी कि मान लीजिए कहीं पर 100 मन अनाज होता है तो 1/4 में सीधा उसका 25 मन अनाज टैक्स के रूप में चला जाएगा। उस समय एक विशेष सुविधा जो सरकार की तरफ से दी जाती थी, सिंचाई के साधनों की तरफ ध्यान सरकार की तरफ से दिया जाता था। और अगर कोई वित्तीय संकट आ जाता था या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कोई अकाल या बाढ़ आ जाती थी, तो जो केंद्र सरकार थी वो अपने किसानों की भलाई के लिए उनको टैक्स को कुछ समय के लिए माफ़ भी कर देती थी। ये भी उस समय ध्यान रखा जाता था। इसके अतिरिक्त जो आय के अन्य साधन थे उनमें एक तो व्यापारियों से जो टैक्स लिया जाता था वो भी आय का एक बहुत बड़ा साधन था। सिंचाई कर, यानी कि जो किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता था उसके बदले में टैक्स लिया जाता था। जो फॉरेस्ट थे, जो वन थे, उन पर कर लगाया जाता था। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, व्यवसाय थे, उनसे व्यवसायियों से टैक्स लिया जाता था। चारागाह कर, यानी कि जो कॉमन लैंड जहाँ पर सभी के पशु चरने के लिए जाते थे वहाँ से भी थोड़ा बहुत टैक्स लिया जाता था। तीर्थ कर, यानी कि जो तीर्थ स्थान थे वहाँ पर जो लोग जाते थे वहाँ पर भी टैक्स लिया जाता था ताकि उनका रख रखाव अच्छे से किया जा सके। सड़क कर, रोड टैक्स आज भी हम देते हैं सारे कर। नदियों पर कर, खान कर, पशु कर, आमदनी का जो एक हिस्सा था उस पर कर, नमक कर, और नशीली वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता था, यानी कि उन पर भी टैक्स लोगों से लिया जाता था। अपराधियों पर जो जुर्माने की लगाए जाते थे उनसे जो इनकम होती थी वो भी एक कर के रूप में उसको माना जाता था। इसके अतिरिक्त जो राजा को जो भेंट मिलती थी, उपहार मिलते थे, वो भी इनकम का एक साधन होता था। जो बंदरगाह थी उन पर कर लिया जाता था। उद्योग कर, जो छोटे छोटे उद्योग थे उन पर कर लिया जाता था। निर्यात तथा आयात कर, इन दोनों पर भी कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त राजा को यह अधिकार था अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो वो अपनी प्रजा पर और किसी तरह का टैक्स लगा सकता था। अब ये जो टैक्स हैं इनको किस प्रकार खर्च किया जाता था, किस प्रकार एक्सपेंडिचर क्या था, किस प्रकार इनका खर्चा किया जाता था। तो उस समय ये जो अनेक साधन मैंने बताए जो इनकम के थे, एक तो जो मंत्री थे उनको जो वेतन दिया जाता था, जो राज परिवार होता था उनके महल पर, उनके जो कर्मचारी थे, राज परिवार के रख रखाव पर मैं कहूँगी खर्च किया जाता था। मंत्रियों को टैक्स वेतन दिया जाता था। सेना, सिंचाई, दान, सड़कें, पुल, बंदरगाह आदि बनवाने पर जो खर्च होता था, अस्पताल, शिक्षाएं और जो सराएं बनाई जाती थी, जन कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते थे, इस जो इनकम होती थी उसको इन सब चीज़ों पर खर्च किया जाता था।
नेक्स्ट है उनके शासन प्रबंध की जो विशेषता, वो गुप्तचर प्रबंध। मैंने पहले ही बताया, कौटिल्य ने बहुत इस बात पर जोर दिया था कि अगर किसी राज्य को सुचारू रूप से चलाना है तो उसकी गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि जिसे आजकल हम CBI CID कहते हैं, आज से 10-15 साल पहले धमाके हो जाते थे और उसके बाद ये कहते थे कि CBI को खबर थी कि ऐसा होने वाला है। अगर पहले ही बता दें कि ऐसा होने वाला है तो उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है। तो उस समय गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी और गुप्तचरों को ये पूरा इतना अधिकार दिया हुआ था कि वो आम जनता के बीच में रहें। अगर किसी बात को लेकर उनके अंदर असंतोष है, अगर वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उसकी सूचना राजा को दें, ताकि राजा कोई भी अप्रिय घटना घटने से पहले उसका क्या उपाय सोच सके, उस घटना को कैसे घटित होने से रोक सके। तो उस समय गुप्तचर व्यवस्था बहुत मजबूत थी और जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें अधिकतर स्त्रियों को शामिल किया गया था ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह कर सके। इसके अतिरिक्त उस समय जो गुप्तचर एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे उनको संस्था कहा जाता था, और जो इधर से उधर घूमते रहते थे उनको संचार कहा जाता था। यानी कि जो एक स्थान पर रहते थे उनको संस्था, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर जो सूचनाएं इकट्ठी करते थे उनको संचार कहा जाता था। तो उस समय की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि जिसके सहारे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाया। नेक्स्ट है न्याय प्रबंध। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर न्याय व्यवस्था अच्छी होगी, कठोर होगी, तो कठोर यहाँ मैं क्यों कह रही हूँ, अगर मान लीजिए आज हम कोई अपराध करते हैं और हमें पता है कि इस अपराध करने के बाद हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। और अगर मान लीजिए हमें पता है अगर हमने ये अपराध किया और इसकी हमें ये सज़ा मिलेगी, तो हम उस अपराध को करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया था कि जो अपराधी थे उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार किया जाता था, कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाता था। और जैसा कि मैंने बताया, प्रमुख न्यायाधीश स्वयं राजा होता था। वो किसी भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सज़ा दे सकता था या उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता था। इसके अतिरिक्त न्यायालय जो होते थे, बड़े बड़े न्यायालयों की स्थापना की गई थी और उनमें मनुस्मृति के अनुसार न्याय किया जाता था। इसके अतिरिक्त छोटे न्यायालय भी होते थे जिनमें गांव में जनपद संधि, संग्रहण और द्रोणमुख, ये कई गांवों के मिलाकर जो न्यायालय बने। जैसे आजकल देखिए आपने यहाँ भी है सेशन जज कोर्ट, सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह उस समय भी उसी तरह गांव में पंचायत न्याय करती थी, फिर जिलों में जाएंगे, फिर आगे वो प्रांतों में जाएंगे और केंद्र में जाएंगे। इस तरह सभी प्रकार के न्यायालयों की स्थापना वहाँ पर की गई थी और सभी उस प्रकार उस समय जो दंड दिए जाते थे वो कठोर से कठोर दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त दंड विधान, जैसे मैंने से बता दिया कि कठोर से कठोर दंड दिए जाते थे। नेक्स्ट है सैनिक प्रशासन। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। तो साम्राज्य की स्थापना के लिए इनके पास एक संगठित स्थायी सेना थी। मैं यहाँ स्थायी सेना बोल रही हूँ। स्थायी सेना का मीनिंग होता है कि युद्ध हो या ना हो, हमारे पास सेना हमेशा तैयार रहे। तो स्थायी सेना थी और उस समय इन्होंने, ये माना जाता है कि इनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ उस समय इनकी सेना में थे। और प्रत्येक रथ पर 3 सैनिक होते थे और प्रत्येक हाथी पर 4 सैनिक होते थे। यानी कि कुल मिलाकर उस समय इनकी जो सेना थी वो 6,90,000 के करीब थी। उस समय इन्होंने सेना को भी बड़े संगठित रूप से तैयार किया था। जो सेना की भर्ती की जाती थी उसमें स्वयं ये बैठता था राजा, उनकी इच्छा के अनुसार पूछा जाता था। सैनिक हष्ट पुष्ट होने चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए उनको, और
निष्ठावान परिवारों से वो संबंधित होने चाहिए। वेतन उनको बहुत अच्छा दिया जाता था, नगद वेतन मिलता था। और सेनापति को उस समय 48,000 पन यानी उस समय जो करेंसी थी उसको पन कहा जाता था। 48,000 पन सेनापति को दिया जाता था, यानी कि पन उस समय चांदी का एक सिक्का होता था। इसके अतिरिक्त उनको जो सेना में अपना अच्छा कार्य करते थे उनको समय समय पर प्रमोशन भी दिया जाता था, पुरस्कार दिए जाते थे। यानी कि अगर कोई कौटिल्य ये मानते हैं कि अगर सैनिक अच्छा काम करते थे तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको समय समय पर इनाम देना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे। अगर कोई सैनिक शत्रु सम्राट का वध करके आता था तो उसको उस समय 1,00,000 पन इनाम के रूप में दिए जाते थे। अगर किसी सेनापति का वध किया जाता था, करके लाता था, तो उसको 50,000 पन दिए जाते थे। और अगर हाथी और रथ के अध्यक्षों का वध करके लाता था तो उसको 5,000 पन इनाम के रूप में दिए जाते थे। और अगर पैदल सैनिक के अध्यक्ष का वध होता था, किया जाता था, तो उसको 100 पन के रूप में इनाम के रूप में दिए जाते थे। यानी कि ये जो देखिए आज भी हम अपनी सेना में देखते हैं, जब कोई शौर्य का कार्य करते हैं तो उनको समय समय पर जो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इनसे सम्मानित किया जाता है ताकि दूसरे सैनिकों का मनोबल उससे बढ़े और वो अपने कार्य क्षेत्र में अपना पूरा जो उनका साहस है उसको वो दिखाएं। तो उस समय भी उनको पुरस्कार दिए जाते थे। उस समय सैनिकों को भी दंड देने की प्रथा थी। अगर कोई सैनिक राजद्रोह करता था या कोई अपनी सूचना, सैनिकों की सूचना इधर से उधर भेजता था या राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता था तो उनको ऐसे सैनिकों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। और उस समय जो दंड थे वो उनके स्वरूप, उनके पद के अनुसार उनको दिए जाते थे। उस समय किले, दुर्ग, देखिए उस समय प्राचीन काल में हम जब अपने देश की सुरक्षा की बात करें, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करें, तो सभी राजाओं की ये एक नीति होती थी कि अपनी चारों दिशाओं में वो बड़े से बड़े शक्तिशाली जो थे किले बनवाते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस प्रकार शक्तिशाली किलों का निर्माण करवाया था ताकि जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे वो वहाँ पर वो किले एक तरह से छावनी का, सैनिक छावनी का काम करते थे। तो उस समय मजबूत किले बनाए जाते थे। उनके चारों तरफ बहुत गहरी खाइयाँ होती थी और उन खाइयों में पानी भरा होता था और उनमें जंगली जानवर भी छोड़े जाते थे ताकि उनको कोई पार करके ना आ सके। और उस समय जो किले होते थे उसका उत्तरदायित्व अंतपाल नामक अधिकारी को दिया जाता था। यानी कि अंतपाल जो अधिकारी था वो उन किलों की देखरेख करता था। उस समय के जो हथियार थे, अस्त्र शस्त्र, वो भी अनेक जगह उनका बनाया जाता था और किस प्रकार उन कारखानों को सुरक्षित रखा जाए ये ध्यान रखा जाता था। उन कारखानों में इन हथियारों का निर्माण किया जाता था। उस समय जो प्रमुख हथियार थे वो तीर कमान, तलवार, त्रिशूल, ढालें, भालें और नेज़े आदि होते थे। और आत्मरक्षा के लिए सैनिकों को लोहे के कवच भी दिए जाते थे। उस समय सेना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 समितियां बनाई हुई थी, यानी कि कमेटियां बनाई हुई थी और प्रत्येक कमेटी में 5 सदस्य होते थे और इन समितियों का काम भी अलग अलग होता था। यानी कि ये समितियां पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना, जल सेना और यातायात के साधनों का, यानी कि ये 6 कमेटी थी। इनका अलग अलग कार्य होता था और ये सब अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करती थी। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ने भी इसी शासन व्यवस्था पर चलते हुए अपना शासन किया था। तो ये जो उनका सैनिक और जो नागरिक शासन प्रबंध था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। और बाद में अंग्रेज़ों ने भी इस शासन प्रबंध को किसी न किसी रूप में अपनाया और मुगलों ने भी इस शासन प्रबंध को किसी न किसी रूप में अपनाया था। तो ये मेरा आज का विषय थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा पढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
और अगला जो मेरा विषय होगा वो अशोका द ग्रेट, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद।